नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो एक कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए अब बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय एक लड़का दूल्हे की शेरवानी पहने सुनसान सड़क पर अपनी बाइक का टेक लगाए खड़ा था। उसके हाथ में आधी दारू की बोतल थी जो हल्के हल्के हिल रही थी। दिशांक रावत की आंखें नशे की वजह से लाल हो चुकी थीं, जैसे खून उतर आया हो। शायद उसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया था, पर उसको नशा नहीं चढ़ रहा था। दिल का दर्द इतना गहरा था कि शराब भी उसे सुन्न नहीं कर पा रही थी। उसका चेहरा उदास और थका हुआ था। होंठ कांप रहे थे, जैसे कोई अनकही चीख अंदर दबी हो। आज उसकी शादी थी। आज वह दिन था जिसका उसे महीनों से इंतजार था। दिशांक और चित्रा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, पर आज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर दिशांक ने चित्रा का घंटों इंतजार किया। दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए आंखें बार बार दरवाजे की ओर टिकीं, लेकिन वो कभी नहीं आई। उसकी आंखों में निराशा की लहर दौड़ गई, चेहरा पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। अब वह यहां था, एक सुनसान सड़क पर, अपने सपनों के मलबे के बीच, एक दूल्हे के कपड़ों में एक टूटा हुआ इंसान। शराब की हर बूंद उसे उस सच्चाई की याद दिला रही थी जिससे वह भागना चाहता था। उसे छोड़ दिया गया था। उसकी शादी के दिन। फ्लैशबैक। सुबह का वक्त। दिशांक सुबह सुबह अपना लैपटॉप खोले बैठा था। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। वह चित्रा से चैट कर रहा था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से नाच रही थीं। तभी चित्रा का एक मैसेज आया, जिसे पढ़ते ही वह जोर से चिल्ला उठा। खुशी से उछलता हुआ वह डांस करने लगा। उसके हाथ हवा में लहरा रहे थे और चेहरा मुस्कान से खिल उठा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दुनिया की सारी खुशियां पाली हों। चित्रा ने लिखा था, दिशांक, हम मिले 3 महीने हो गए हैं। क्या हम आज मिल सकते हैं? मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी है। दिशांक ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आंखों में शरारत झलक रही थी। और क्या मैं जान सकता हूं तुम्हें मुझसे क्यों मिलना है? जाओ ना, उस फट्टू से शादी करो। चित्रा यह मैसेज पढ़कर हंस पड़ी और उसने वॉइस मैसेज भेजा। उसकी हंसी में एक मिठास थी। तुम जेलस हो रहे हो? अरे बाबा, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम तो सीरियस ही हो गए। दिशांक ने राहत की सांस ली और उसका चेहरा फिर से खुशी से चमक उठा। उसने टाइप किया, भाट, मतलब तुम मजाक कर रही थी ये शादी वाला? हाँ, तुम्हें पता है। खैर छोड़ो पुरानी बातें। अब जब तुम मजाक कर रही थी, तो अगर ये मजाक खत्म हो गया हो तो मेरे प्रपोजल का जवाब दे दो। इतना कहकर दिशांक ने तुरंत वीडियो कॉल कर दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और होठों पर एक बेसब्री भरी मुस्कान तैर रही थी। चित्रा ने कॉल उठाई और हंसी को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, हेलो। लेकिन इतना बोलते ही वह फिर से हंस पड़ी। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन आंखें खुशी से चमक रही थीं। फिर वह बनावटी खांसी लेते हुए बोली, सॉरी, वो मुझे हंसी आ। बोलते बोलते वह फिर से हंस पड़ी और हाथ से अपना मुंह ढक लिया। दिशांक बस चुपचाप चित्रा को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखें प्यार से भरी हुई थीं और होठों पर एक शांत मुस्कान थी। वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसका दिल खुशी से उड़ रहा था। तभी चित्रा की मधुर आवाज ने उसका ध्यान खींचा। बाबू, कहाँ खो गए? दिशांक संभलते हुए बोला, थोड़ा हकलाते हुए और शर्माते हुए। हाँ कहो ना, क्या कहना है तुम्हें? चित्रा ने बनावटी नाराजगी दिखाते हुए मुंह बनाया। देखो मिस्टर रावत। लेकिन दिशांक ने उसकी बात बीच में ही काट दी। शरारत भरी आंखों और एक चुलबुली मुस्कान के साथ वह बोला, छी, गंदी लड़की। ये सब शादी के बाद। चित्रा हैरान रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह झल्लाकर बोली, बेशर्म, क्या बोल रहे हो? मेरा मतलब उन सब से नहीं था। दिशांक पेट पकड़कर हंसने लगा। तो मिसेस रावत, क्या मतलब था आपका? चित्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। तुम इतने बड़े बेशर्म हो। दिशांक ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। सॉरी सॉरी मिसेस रावत, मुझे माफ कर दो। गलती हो गई, तुम गुस्सा मत करो। अब बताओ क्या बात है? चित्रा शर्माते हुए, आंखें झुकाकर और गाल लाल किए हुए धीमी आवाज में बोली, वो बाबा मान गए हैं हमारी शादी के लिए। दिशांक खुशी से उछल पड़ा।
उसकी आंखें चमक उठीं। क्या सच में? चित्रा ने दिशांक की खुशी देखकर शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसके होंठों पर एक शर्मीली मुस्कान थी और वह बहुत धीरे से बोली, हो। दिशांक तो मानो पागल ही हो गया यह सुनकर। हो भी क्यों ना, वे दोनों एक दूसरे से 5 साल से बेहद प्यार करते थे और आज आखिरकार उनकी शादी होने वाली थी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं और चेहरे पर एक ऐसी रोशनी फैल गई जो महीनों से गायब थी। खुशी से भरा हुआ दिशांक बोला, आवाज में उत्साह की लहर दौड़ाते हुए, कब करेंगी शादी? आप बता दीजिए। चित्रा, जिसकी गर्दन शर्म से पहले ही झुकी हुई थी, वह गर्दन और नीचे झुकाए हुए बड़े प्यार से बोली, आवाज में एक मधुर कंपकंपी के साथ, आज ही। तुम 1 बजे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाना। मैं और बाबा भी वहीं आ जाएंगे। दिशांक ने चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं 12 बजे ही पहुंच जाऊंगा। चित्रा ने अपना चेहरा उठाया और आंखों में शरारत और प्यार की चमक लिए हुए बोली, पागल। अच्छा, अब मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूं, ठीक है? बाय बाय, आई लव यू। इतना कहकर चित्रा ने आंखें बंद की और होंठों को एक प्यार भरी मुद्रा में बनाते हुए हवा में एक उड़ता चुंबन भेजा, फिर जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही दिशांक के चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान खेल गई। वह मुस्कुराते हुए बुदबुदाया, पगली, आज तो तुम मेरी हो ही जाओगी और यहां आ जाओगी, फिर ना कॉल डिस्कनेक्ट की नौबत आएगी। उसकी आंखों में सपने तैर रहे थे और चेहरे पर संतोष की झलक थी। फ्लैशबैक समाप्त। दिशांक की बाइक के पास एक और बाइक आकर रुकी। बाइक की आवाज सुनकर दिशांक ने पलटकर देखा और आवाज में थोड़ी राहत महसूस करते हुए बोला, रवि। यह दिशांक का दोस्त रवि था, जो एक अनाथ था और दिशांक के साथ ही रहता था। दिशांक के भी इस दुनिया में सिर्फ उसके दादाजी बचे थे और दिशांक के दादाजी रवि को भी अपना ही पोता मानते थे। रवि दिशांक के पास आया और उसकी बुरी हालत देखकर चेहरे पर गहरी चिंता लिए हुए बोला, कहाँ था तू? ठीक है ना? और ये क्या हालत बना रखी है अपनी? तुझे पता है मैं तुझे कितने घंटों से ढूंढ रहा हूं। शादी करके सीधे घर आते, घूमते नहीं। और भाभी कहाँ है? दिशांक ने आंखें नीची करते हुए उदास स्वर में जवाब दिया, मुझे नहीं पता, अपने घर होगी। रवि ने हाथों से जोरदार इशारा करते हुए कहा, ठीक है, तुम घर चलो, अभी हम सुबह भाभी को ले आएंगे। अभी के लिए घर चलो, दादू काफी परेशान हैं। दिशांक ने हाथ में पकड़ी दारू की बोतल जोर से दूर फेंक दी और अपनी बाइक पर बैठकर हेलमेट लगाया। बाइक स्टार्ट करते हुए वह आंखों में एक जिद्दी चमक लिए हुए गुर्राया, तू जा, मुझे चित्रा से अभी और इसी वक्त मिलना है। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगा। तभी रवि ने आवाज ऊंची करके कहा, ठीक है, पर मैं तुझे अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। दिशांक ने बिना रुके कहा, ठीक है, बैठ जा। रवि दिशांक के पीछे बैठ गया और रवि के बैठते ही दिशांक ने बाइक का एक्सेलरेटर घुमा दिया। दोनों तेज रफ्तार से निकल पड़े। करीब 1.5 घंटे बाद दिशांक अभी भी बाइक को तेज गति से दौड़ाया जा रहा था। तभी सामने नजर आए दृश्य ने उसे झकझोर दिया। उसने बाइक की स्पीड धीमी कर ली। पीछे बैठा रवि बोला, आवाज में डर और हैरानी के साथ, भाई वो देख, कार पूरी पिचक गई है। अगर कोई उसमें था तो बचा ही नहीं होगा। दिशांक ने तुरंत बाइक रोक दी और रवि से झुंझलाकर कहा, उतर। रवि बाइक से उतर गया और दिशांक भी उसके पीछे पीछे उतरा। दिशांक उस दुर्घटना स्थल की ओर बढ़ने लगा। उसे वहां कुछ अपनापन सा महसूस हो रहा था, लेकिन तभी एक पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। पुलिसकर्मी ने सख्त आवाज में कहा, ओ मिस्टर, कहां जा रहे हो? आगे दिख नहीं रहा, एक्सीडेंट हुआ है, चले जाओ वापस, वरना डंडे पड़ेंगे। वहीं खड़ा रवि यह सब देख रहा था। तभी अचानक उसे एक तेज झटका लगा, जैसे कोई उसके शरीर में समा गया हो। झटके से उसकी आंखें बंद हो गईं और फिर अचानक खुली। अब उसकी आंखें बदली बदली सी लग रही थीं। वह एक अजीब सी चाल के साथ मुस्कुराता हुआ दिशांक की ओर चल पड़ा। दिशांक के पास पहुंचकर उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और फिर उसे एक और झटका लगा, जिससे उसकी आंखें सामान्य हो गईं। दिशांक पीछे मुड़ा और आंखों में एक क्षण के लिए उम्मीद चमकाते हुए बोला, चित्रा, तू? फिर रवि को देखकर वह चुप हो गया। उसने रवि को नजरअंदाज करते हुए किनारे देखने लगा। वहीं रवि अपना सिर खुजलाते हुए खुद से बोला, मैं यहां कैसे आ गया? मैं तो बाइक के पास ही खड़ा था। फिर उसने आगे सोचा, मैं भी पता नहीं क्या सोच रहा था। उसने सारे ख्याल झटक दिए और दिशांक की ओर देखने लगा,
जो बाइक पर बैठकर हेलमेट लगा रहा था। रवि यह देखकर जल्दी से बाइक पर जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही दिशांक ने बाइक स्टार्ट की और जिधर से वे आए थे उसी ओर वापस चल पड़े। रवि ने हैरानी से पूछा, हम तो चित्रा के घर जा रहे थे ना, फिर तुम इधर क्यों जा रहे हो? क्या चित्रा को लेने नहीं जाना? दिशांक ने आवाज में दर्द और गुस्सा मिलाते हुए कठोर स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे नहीं लेने जाना। उसे जरूरत होगी तो खुद आ जाएगी, वरना ना आए। वैसे भी वो आज शादी के लिए मुझे बुलाकर खुद नहीं आई। तभी रवि को फिर वैसा ही झटका लगा, जिससे वह जोर से हिल उठा और बाइक लड़खड़ा गई। दिशांक गुस्से से चिल्लाया, साले क्यों हिल रहा है? शांति से बैठ। लेकिन अब रवि की आंखें फिर बदल चुकी थीं। उसने दिशांक से गुस्से में पूछा, क्या कहा तुमने? चित्रा तुम्हें शादी के लिए बुलाकर खुद नहीं आई? दिशांक आगा बबूला होकर बोला, हाँ, मैंने वही कहा। तू मुझसे फिर क्यों पूछ रहा है? रवि ने शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ यार, कोई कारण होगा जो वह नहीं आई। तुम बिना बात गुस्सा क्यों हो रहे हो? शांत रहो और कारण पता लगाओ, वह क्यों नहीं आई? दिशांक ने रवि की बात काटते हुए गुस्से में कहा, जो भी कारण हो, पर वह नहीं आई। और अगर नहीं आई तो फोन भी कर सकती थी ना एक बार। लोग इतने भी बिजी नहीं होते कि एक कॉल भी ना कर पाए। 30 सेकंड लगते हैं। और अब तू उसके बारे में बात मत कर। जो भी कारण हो, मुझे पता नहीं लगाना। और दादू को मत बताना कि चित्रा और मेरी शादी नहीं हुई। ये सुनते ही रवि के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वह बाइक पर बैठा बैठा तेजी से हिलने लगा। दिशांक का बैलेंस बिगड़ गया और बाइक धम से नीचे गिर गई। गिरते ही रवि को फिर एक झटका लगा और वह सामान्य हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, जबकि दिशांक का एक पैर बाइक के नीचे दब गया। दिशांक दर्द और गुस्से में रवि पर चिल्लाते हुए बोला, साले, तू कार में नहीं बैठा था क्या? बाइक पर क्यों हिला? अब वहां खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? साले, बाइक उठा। वहीं रवि को कुछ याद नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दिशांक उस पर इल्जाम क्यों लगा रहा है। शायद चित्रा की वजह से गुस्सा है, इसलिए ऐसा कर रहा है, रवि ने सोचा। उसने आगे कुछ नहीं सोचा और बाइक उठाकर स्टैंड पर लगा दी। बाइक उठते ही दिशांक खड़ा हुआ और लड़खड़ाता हुआ रवि के सामने जाकर खड़ा हो गया। वह भभक कर बोला, तुझे डांस करने के लिए बाइक ही मिली थी क्या? तेरी वजह से हम गिर गए। इतना कहकर वह फिर से बाइक पर बैठ गया। रवि हैरान होकर दिशांक की ओर देखते हुए बोला, मैंने क्या किया है भाई, जो तू मुझे सुना रहा है? दिशांक झल्लाकर बोला, नहीं, तूने कुछ नहीं किया। अब चुपचाप बैठ, वरना तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुनते ही रवि तुरंत बाइक पर बैठ गया और डरते हुए बोला, भाई, अब धीरे धीरे चलाना, कहीं पहले की तरह फुल स्पीड में ना भगाए। तुझे पता है ना, मुझे ओवर स्पीडिंग से डर लगता है। दिशांक ने व्यंग्य कसते हुए कहा, साले, 90 पर चला रहा था और हाईवे पर इतनी स्पीड फास्ट नहीं होती। साले, लड़का होकर भी डरता है। चित्रा भी नहीं डरती, लड़की होकर वो खुद बाइक भगाती है। और अब तू देख मेरी स्पीड। इतना कहकर दिशांक ने बाइक का एक्सेलरेटर पूरा घुमा दिया और बाइक तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। आधे घंटे बाद वे उस जगह पहुंच गए जहां रवि की बाइक खड़ी थी। तेज रफ्तार के कारण रवि की हालत खराब हो चुकी थी। वह बिना कुछ बोले बाइक से उतरा और दिशांक से हाँफते हुए कहा, भाई, तू जा अकेले, मैं अपनी बाइक से आ जाऊंगा। दिशांक ने सिर्फ ठीक है कहा और तेजी से वहां से निकल गया। दिशांक के जाते ही रवि को फिर वहीं झटका लगा। उसकी आंखें फिर बदल गईं। इस बार उसकी आंखों में आंसू की बूंदें थीं और साथ ही गुस्सा भी। वह अपनी बाइक पर बैठा, उसे स्टार्ट किया और गुस्से में तमतमाते हुए तेज रफ्तार से निकल पड़ा। सिर्फ 5 मिनट में ही वह दिशांक के पास पहुंच गया। उसने दिशांक की बाइक को ओवरटेक करते हुए तेज गति से आगे निकल गया। उसकी स्पीड अब बहुत तेज थी। दिशांक हैरान रह गया। यह क्या हुआ? रवि इतनी तेज स्पीड से बाइक क्यों चला रहा है? फिर उसने मन ही मन सोचा, अच्छा बेटा, रेस लगाएगा। यह सोचकर दिशांक ने भी बाइक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तब तक रवि उसकी आंखों के सामने से ओझल हो चुका था। कुछ देर बाद दिशांक अपने घर पहुंचा। वहां उसने रवि की बाइक खड़ी हुई देखी तो उसने अपनी बाइक की टंकी पर मुक्का मारते हुए कहा, जीत गया साला। फिर उसने हेलमेट उतारकर बाइक की सीट पर फेंक दिया और बाइक से उतरकर अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की, फिर सोफे पर बैठ गया और टेबल से जग उठाकर गिलास में पानी भरकर पीने लगा। वहीं कुछ दूरी पर रवि उसे देखते हुए प्यार से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें अभी भी अजीब सी थीं। दिशांक ने पानी पीकर गिलास वापस टेबल पर रख दिया और अपना फोन निकालकर चित्रा को कॉल किया, पर अब भी वही जवाब आया, नॉट आंसरिंग। 1 बजे से अब तक
दिशांक पता नहीं कितनी बार चित्रा को कॉल कर चुका था। दिशांक ने गुस्से से फोन टेबल पर फेंक दिया और फिर सोफे से उठकर वहीं टहलने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर फोन किया और इस बार भी जवाब आया, नॉट आंसरिंग। फोन उसके हाथ से फिसलकर सोफे पर गिर गया और दिशांक भी वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने घुटने मोड़े और अपने बालों में उंगलियां फंसा लीं। आंखों में लालपन और दर्द दोनों था। वह बोला, क्यों नहीं उठा रही है? एक बार भी नहीं। और वहीं कुछ कदम दूर रवि खड़ा उसे घूर रहा था, एक अजीब अस्वाभाविक मुस्कान के साथ। उसकी आंखें वैसी ही अजीब, भारी और जैसे किसी और की थीं। रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल सामान्य नहीं थी, जैसे कोई उसे भीतर से धकेल रहा हो। दिशांक ने सिर उठाकर रवि की ओर देखा, थोड़ा चिढ़ा हुआ, थोड़ा टूटा हुआ। क्यों घूर रहा है मुझे? उसने थके हुए स्वर में पूछा। रवि कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराया, वही डरावनी, कंपी छुड़ा देने वाली मुस्कान। दिशांक ने भौहें सिकोड़ लीं और बोला, क्या हुआ? पागल हो गया है क्या? रवि धीरे धीरे उसके पास आया, उसके सामने खड़ा हो गया और बहुत धीमी आवाज में बोला, उसे मत कोसो, उसकी गलती नहीं है। दिशांक ने शराब भरी आंखें उठाकर खींचते हुए कहा, अब तू भी शुरू हो गया? क्या कहना चाहता है? रवि की आंखें फिर से हल्की हल्की कांपने लगीं, जैसे अंदर कोई दूसरा चेहरा, कोई दूसरी आवाज घुस रही हो। वह बोला, जो तुझे छोड़कर गई है वो वापस नहीं आएगी। दिशांक का खून सूख गया। उसने गुस्से और दर्द के बीच चीख कर कहा, चुप कर रवि, बकवास मत कर। लेकिन रवि की आवाज अब बदल चुकी थी, थोड़ी भारी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी गैर इंसानी। वह बोला, वो अब कहीं और है, वो वहां है जहां से कोई वापस नहीं आता। दिशांक रवि की बातों से गुस्सा हो गया और बोला, क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? साले चढ़ा ली है क्या? अब बकवास बहुत हो गई, जाकर सो जा, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दे। यह सुन रवि आगे झुका, उसका चेहरा दिशांक के बिल्कुल करीब, उसकी सांसें भारी, और वह फुसफुसाया, दूल्हे राजा, ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? कभी हमने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, तो ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? मर के भी ना अपना वादा तोड़ेंगे हम, एक दूजे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। रवि की यह हरकत देख दिशांक को गुस्सा आ गया और उसने रवि को धक्का मारा। रवि सीधा जमीन पर गिर पड़ा। वहीं दिशांक चिल्लाते हुए बोला, ये क्या हरकत कर रहा है साले? मुझे नहीं पता था तेरा टेस्ट ऐसा है, और प्लीज ये चित्रा जैसी हरकतें करके मेरा दिल मत तोड़, मुझे उसकी याद मत दिला, जा सो जा अब। दिशांक की इन बातों पर रवि को गुस्सा आ गया और वह एकदम से जमीन से उठा। दिशांक के पास जाकर उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया और दीवार पर पटकते हुए बोला, याद उनको किया जाता है जिनको हम भूल जाते या वो इस दुनिया में नहीं होते, पर तूने मुझे कभी याद नहीं किया। दिशांक जमीन से उठते हुए बोला, क्या बोल रहा है तू? हमेशा साथ रहता है तो बता, मैंने कब तुझे याद नहीं किया? साले कौन सा नशा करके आ गया है? रवि यह सुनकर गुस्से में दिशांक के पास गया और उसका गला दबा दिया। वह बोला, सच में तुझे याद नहीं? तूने मेरा प्यार मुझसे छीना था और मैंने तेरा प्यार छीन लिया, और तेरा ये दोस्त रवि भी छीनूंगी, और तेरे दादू भी। उनकी आवाज सुनकर दादाजी, जो कमरे में सो रहे थे, जाग गए। जैसे ही वो कमरे के बाहर आए तो यह नजारा देखकर चौंक गए। वो तुरंत वहां पहुंचे और रवि का हाथ पकड़कर दिशांक के गले से हटाने लगे। रवि, छोड़ो उसको, क्या कर रहे हो? मर जाएगा। रवि ने टेढ़ी गर्दन कर दादाजी की ओर देखा और अजीब हंसी हंसने लगा। फिर उसने दिशांक का गला छोड़ दिया। दिशांक जमीन पर गिर पड़ा और खांसने लगा, अपना गला पकड़ते हुए। वहीं रवि अब भी अजीब हंसी के साथ दादाजी को घूर रहा था। अगले ही पल उसने दादाजी का गला पकड़ लिया और बोला, क्यों रे बूढ़े, क्या कमी थी मुझ में जो तूने मुझे छोड़कर उस चित्रा को चुना अपने पोते दिशांक के लिए? फिर उसने उनका गला छोड़ दिया। दादाजी खांसते हुए बोले, रूही, बेटी, तुम्हारी मौत हो गई थी? कैसे बेटी? रूही चिल्लाकर गुस्से से बोली, मुझे बेटी मत कह बूढ़े। दिशांक मुझसे प्यार नहीं करता था, फिर भी मैं शादी के लिए राजी हो गई थी। मैंने सोचा शादी के बाद साथ रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं शादी के सपने सजाने लगी थी, पर तूने ये रिश्ता ही तोड़ दिया। रूही की बात सुन दादाजी की आंखें नम हो गईं और वो बोले, बेटी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वो हुआ ऐसा। दादाजी की बात पूरी सुने बिना ही
रूही ने उनकी बात बीच में काटते हुए रुंधी आवाज में कहा, कुछ नहीं बचा अब बताने का। मैं प्यार करती थी और तूने रिश्ता तोड़ा। मुझे लगा दिशांक इसके खिलाफ बोलेगा। 20 दिन से हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता चुके थे और बहुत खुश थे। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वह बोली, पर जब मैं दिशांक के पास गई और ये बात बताई तो उसने मुझे पहचानने से ही मना कर दिया। दिशांक ने मुझसे मेरा प्यार, जो सिर्फ मैंने दिशांक को किया था, वो छीन लिया। तो मैंने भी उसकी चित्रा को उससे दूर कर दिया। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी और तभी रवि को फिर झटका लगा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। दिशांक भी बेहोश पड़ा था। दादाजी ने तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। अगली सुबह दादाजी एक अधेड़ उम्र के आदमी के सामने खड़े हुए थे। उस आदमी ने बढ़िया कपड़े पहने थे, ब्लैक कोट, ब्लैक पैंट, ब्लैक लेदर शूज और सलीके से सेट बाल। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन लग रहा था। दादाजी बोले, चौहान जी, आप बताएंगे कि रूही बेटी की मौत कब, क्यों, कैसे हुई? चौहान अपना फोन स्क्रॉल करते हुए बेफिक्री से बोला, शायद 8 साल या 9 साल, मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि शादी टूटी उसके तीसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया में उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं दादाजी उसकी बात सुनकर आग बबूला हो गए और बोले, कैसे बाप हो तुम? तुम्हें यह तक याद नहीं कि रूही बेटी की मौत कब हुई? अरे शादी 10 साल पहले टूटी थी। चौहान ने जैसे ही यह सुना तो उसकी उंगली जो फोन को स्क्रॉल कर रही थी वह वहीं रुक गई और वह दादाजी की ओर देखकर बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी बेटी तो उसी दिन मर गई जिस दिन उसने मेरे ना कहने पर हां कहा। दादाजी बोले, पर इसमें तो तुम्हारी अनुमति भी थी ना? चौहान बोला, मुझे पहले पता नहीं था ना कि आप लोगों के नाम बड़े, दर्शन छोटे, तो मैंने प्लान बनाया। 1 महीने के लिए तेरे पोते को बुलाया, पैसे दिए, नहीं माना तो मैंने तुरंत प्लान बनाया और उसको इंजेक्शन देता रहा। और तुम तो हो ही इमोशनल फूल। मैंने कहा, अगर रूही की शादी दिशांक से होगी तो रूही मर जाएगी। 2 मगरमच्छ के आंसू बहा दिए और तुम मान गए। और रही तुम्हारे पोते की बात, वो भूल गया चित्रा को, जो उसको आज तक याद भी नहीं आई है। ये सुनकर दादाजी भड़क गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह जोर से बोले, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें होश भी है? अरे भले ही हम गरीब हैं, पर मेरा पोता तुम्हारी बेटी को रानी बनाकर रखता। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मरी। तू कातिल है। चौहान जोर से हंसा, एक ठंडी और बेरहम हंसी। उसने कहा, सही कहा तूने बूढ़े, मैं कातिल हूं। मैंने ही अपनी बेटी की जान ले ली, उसके दिमाग के साथ खेल खेल कर। उसने आत्महत्या कर ली। ये बात सुनते ही दादाजी को ऐसा झटका लगा जैसे उनके सीने में कुछ चुभ गया हो। वह 2 कदम पीछे हट गए, अपना सीना पकड़ लिया और हैरानी से बोले, कैसा बाप है तू? तूने अपनी ही बेटी की जान ले ली? अरे तुझे तेरी बेटी प्यारी नहीं थी तो शादी ही क्यों रोकी? हम उसको रानी बनाकर रखते। चौहान हंसता हुआ बोला, जो खुद भिखारी है वो मेरी बेटी को रानी बनाकर रखेगा? हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक किया है तूने बूढ़े। वैसे भी मेरी बेटी तो नौकरानी बनकर भी रह लेती, पर मेरी बिजनेस वर्ल्ड में क्या इज्जत रह जाती। इतना कहकर चौहान कार में बैठा और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दादाजी वहीं एक बेंच पर बैठ गए। उनका दिल भारी हो रहा था। वह रूही के बारे में सोचने लगे, जिसे वह अपनी ही बेटी मानते थे। रूही स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। एक गहरी सांस भरकर उन्होंने अपना फोन निकाला और किसी नंबर पर डायल किया। शास्त्री जी, मुझे आपसे मिलना है, उन्होंने कहा। सामने से आवाज आई, जी नारायण जी, हम आपके घर आते हैं। यह सुनकर दादाजी बोले, ठीक है। फोन कट करते ही वह उठे और वहां से चल दिए। हॉस्पिटल में दिशांक बेड पर आराम से सो रहा था। तभी आईसीयू का दरवाजा धीरे से खुला और रवि अंदर आया। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। दिखने में तो रवि ही था, पर असल में उस पर रूही की आत्मा का वश चल रहा था। रूही, जो रवि के शरीर में थी, दिशांक के करीब पहुंची। उसने प्यार से उसके सीने पर हाथ फेरा, फिर उसके बालों को सहलाने लगी। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उसके होंठों की ओर झुकने लगी। ठीक उसी पल दिशांक की आंखें खुल गईं। उसके सामने बेहद करीब रवि का चेहरा था। उसकी आंखें बंद थीं और होंठ एक अजीब टेढ़े मेढ़े पांव बनाए हुए थे। दिशांक ने घबराकर उसे जोर से धक्का दे दिया और चीखकर बोला, साले, ये क्या कर रहा है? छी! धक्का लगते ही रवि जमीन पर आ गिरा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, पर चेहरे पर वही डरावना हैंटेड एक्सप्रेशन था। होंठ एक अजीब सी टेढ़ी मुस्कान में खिंचे हुए थे।
दिशांक घबराया हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं। उसका गला अब भी दर्द कर रहा था, जहां रात को किसी ने दबाया था। हालांकि उसे कुछ याद नहीं था। तभी अचानक रवि की पलकें फड़फड़ाईं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं और इस बार भी वह रवि नहीं था। उसकी आंखों में वही बेचैनी, वही लालिमा, वही टूटे हुए सपनों की परछाई थी। वह रूही थी। रवि के शरीर से एक धीमी, सर्द फुसफुसाहट निकली। तुम्हें क्या लगा था, मरकर भी मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? हाँ, आने में थोड़ा वक्त ज्यादा लग गया और आते ही मैंने तुम्हारी चित्रा को तुमसे दूर कर दिया। दिशांक के रोंगटे खड़े हो गए। वह डर से कांपता हुआ बोला, कौन कौन हो तुम, और ये चित्रा कौन है? यह सुनते ही रूही, जो रवि के शरीर में थी, जोर से हंसने लगी। एक कर्कश और डरावनी हंसी। वह बोली, अब तुमने उसको भी भुला दिया? रूही! वह बोलते बोलते रुक गई। बाहर से किसी के आने की दूर से ही आवाज आई। फौरन वह वहीं बेड के पास वाली स्टूल पर बैठ गई, एकदम सामान्य मुद्रा में। उसी क्षण रवि के शरीर को फिर एक झटका लगा। उसकी आंखें बंद हुईं और फिर खुलीं। अब वह पूरी तरह सामान्य थी। रवि वापस आ गया था और दिशांक भी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, वापस गहरी नींद में सो रहा था। कोने में खड़ी रूही की आत्मा मुस्कुरा रही थी। हाँ, फर्क सिर्फ इतना था कि अब उसे कोई देख नहीं सकता था। हॉस्पिटल के उस आइसोलेशन वार्ड में अब सन्नाटा पसरा हुआ था। दिशांक गहरी नींद में सो रहा था। उसकी सांसें अब स्थिर हो चुकी थीं। कोने में बैठा रवि सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक कुछ और ही कहानी कह रही थी। वह एक अजीब सी आशंका से दिशांक को देखे जा रहा था, मानो उसकी आत्मा के भीतर कोई और ही बैठकर सब कुछ नियंत्रित कर रहा हो। तभी दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। उसने दिशांक के वाइटल्स चेक किए और रवि की ओर मुड़ी। आप यहां रहकर आराम नहीं कर पाएंगे, आपको भी अपने वार्ड में जाना चाहिए। आपका सीटी स्कैन रिपोर्ट आ गया है, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। रवि ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं अभी आता हूं। नर्स के जाते ही वह दिशांक के बिस्तर के पास गया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दिशांक के माथे को छुआ। एक ठंडी अदृश्य लहर उसके हाथ से निकलकर दिशांक के भीतर समा गई। रवि के चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कान आई और फिर वह वार्ड से बाहर निकल गया। दिशांक अचानक एक ठंडे पसीने में भीग कर जाग गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी तस्वीर उभर रही थी। एक पुराना जर्जर आश्रम, जिसके गेट पर त्रिलोक आश्रम लिखा हुआ था। तस्वीर इतनी स्पष्ट थी कि वह उसे महसूस कर सकता था। उसकी ठंडी हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। ये क्या है? वह अपने आप से बुदबुदाया, अपना सिर पकड़ते हुए। ये जगह मैंने कभी देखी नहीं, फिर ये मेरे दिमाग में कैसे आ रही है? उसने अपनी आंखें मूंद लीं और तस्वीर को और स्पष्ट होते देखा। आश्रम के अंदर एक युवती खड़ी थी। उसकी पीठ दिशांक की ओर थी। उसके लंबे घने काले बाल थे और वह एक सफेद सलवार सूट पहने हुई थी। दिशांक का दिल एक अजीब सी धड़कन के साथ धड़का। वह चेहरा देखना चाहता था। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी, जिससे वह इस हाइप्नोटिक स्टेट से बाहर आया। फोन दादाजी का था। दादू, उसने फोन उठाते हुए कहा। आवाज अभी भी कांप रही थी। बेटा, तू ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? दादाजी की आवाज में चिंता थी। हाँ दादू, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा सिर दर्द है। रवि कहाँ है? रवि का सीटी स्कैन हुआ है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसे कुछ देर आराम की जरूरत है। तू घर आ जा, मैं तेरे लिए खाना बना रहा हूं। नहीं दादू, मुझे बाहर जाना है, दिशांक ने अनजाने में ही कह दिया। बाहर? कहाँ बेटा? तू अभी हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर बाहर जाएगा? किस लिए? दिशांक ने झिझकते हुए कहा। मुझे नहीं पता दादू, पर मुझे जाना है एक जगह, त्रिलोक आश्रम। फोन के दूसरे छोर पर सन्नाटा छा गया। तूने क्या कहा? दादाजी की आवाज अचानक कांप उठी। त्रिलोक आश्रम? पता नहीं कहाँ है, पर मुझे वहां जाना है। क्यों दादू, आपको यह जगह पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दादाजी की आवाज में एक अनचाही घबराहट थी। यह सब तेरे दिमाग का खेल है दिशांक। तू अभी ठीक नहीं है, सीधे घर आ जा। लेकिन दिशांक के मन में अब एक जिद पैदा हो चुकी थी। वह तस्वीर उसके दिमाग से हट ही नहीं रही थी। नहीं दादू, मुझे जाना ही है, मैं अभी आ रहा हूं, आपसे मिलकर चला जाऊंगा। उसने फोन काट दिया। उसका सिर दर्द कर रहा था, लेकिन उस आश्रम की तस्वीर अब और भी स्पष्ट होती जा रही थी, जैसे कोई उसे वहां खींच रहा हो। दादाजी ने फोन रखा।
उनके हाथ कांप रहे थे। त्रिलोक आश्रम का नाम सुनते ही उनकी सारी पुरानी यादें ताजा हो गई थीं। यह वही आश्रम था जहां 10 साल पहले उन्होंने रूही की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई थी। शास्त्री जी ने ही उन्हें बताया था कि रूही की आत्मा एक शक्तिशाली यंत्र में कैद कर दी गई है ताकि वह किसी को नुकसान न पहुंचा सके। पर अब दिशांक को उस आश्रम के बारे में कैसे पता चला? ये रूही की करतूत है। दादाजी मन ही मन बुदबुदाए। वो दिशांक को वहां ले जाना चाहती है, पर क्यों? तभी दरवाजे की घंटी बजी। दादाजी ने दरवाजा खोला। सामने शास्त्री जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। नारायण जी, मैं आपसे मिलने आया था, पर लगता है आपको मेरी जरूरत पहले ही पड़ गई, शास्त्री जी ने कहा। दादाजी ने उन्हें अंदर बुलाया और सारी बात बताई। रात की घटना, रवि पर रूही का साया और अब दिशांक का त्रिलोक आश्रम जाने का जुनून। शास्त्री जी गंभीर हो गए। नारायण जी, ये बहुत खतरनाक संकेत है। रूही की आत्मा न सिर्फ मुक्त हो चुकी है, बल्कि अब वो दिशांक के दिमाग को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। त्रिलोक आश्रम, वहां एक लड़की है, चित्रा। चित्रा? दादाजी की आंखें चौंधिया गईं। वही चित्रा जिससे दिशांक की शादी तय हुई थी? हाँ, दुर्घटना के बाद आश्रम वाले उसे अपने साथ ले आए। उन्हें लगा कि उस पर कोई बुरा साया है, जो कि सही भी है। रूही की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो न तो चित्रा बचेगी, न ही दिशांक। रूही की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा। दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। पर हम क्या कर सकते हैं? हमें दिशांक को रोकना होगा। उसे उस आश्रम में जाने से रोकना होगा। हॉस्पिटल से बाहर दिशांक ने डिस्चार्ज ले लिया था और सीधे अपने घर की ओर जा रहा था। उसका दिमाग उस आश्रम की तस्वीरों से भरा हुआ था। रास्ते में उसने एक पुरानी किताबों की दुकान देखी। अचानक उसका ध्यान दुकान में रखी एक पुरानी डायरी पर गया। एक अजीब सी ताकत उसे उस दुकान की ओर खींच रही थी। उसने दुकान में प्रवेश किया और उस डायरी को उठा लिया। ये एक लाल रंग की डायरी थी जिस पर सुनहरे अक्षरों में आर लिखा हुआ था। दुकानदार ने कहा, यह डायरी कई सालों से यहां पड़ी है, कोई खरीदार नहीं आया, आप ले लो। दिशांक ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरी डायरी, रूही चौहान। नाम पढ़ते ही दिशांक के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। ये नाम उसे क्यों इतना परिचित लग रहा था? उसने आगे पढ़ना शुरू किया। आज दिशांक मुझसे मिला। पहली बार किसी लड़के ने मुझे इतनी इज्जत दी। वो बहुत अलग है, बहुत खास। आज दिशांक ने मुझसे दोस्ती करने को कहा। मैं कितनी खुश हूं। शायद यही प्यार है। पापा को पता चल गया है दिशांक के बारे में। वो बहुत गुस्से में हैं। उन्होंने मुझे मना किया है उससे मिलने के लिए। पर मैं दिशांक को कैसे भूल सकती हूं? दिशांक हैरान होकर डायरी पढ़ रहा था। ये सब क्या था? उसे रूही नाम की किसी लड़की से मिलने का तो कोई भी याद नहीं था। फिर ये डायरी। उसने और पन्ने पलटे। एक पन्ने पर एक फोटो चिपकी हुई थी। एक युवती की फोटो जिसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी। वह बहुत सुंदर थी। दिशांक ने उस फोटो को गौर से देखा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठा। कुछ धुंधली सी यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। एक पार्क, आइसक्रीम खाती हुई एक लड़की, हंसते हुए चेहरे, रूही। वह अनजाने में ही बुदबुदा उठा और फिर जैसे बांध टूट गया हो, यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। वो पूरे 20 दिन जो उसकी याददाश्त से गायब थे, अचानक वापस आ गए। उसे याद आया कि कैसे वह रूही से मिला था, कैसे उनकी दोस्ती हुई थी और कैसे धीरे धीरे उस दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया था। पर फिर क्या हुआ? वह आखिरी दिन उसे याद नहीं आ रहा था। सब कुछ धुंधला सा था। उसने डायरी के आखिरी पन्नों को पलटा। आखिरी एंट्री थी, आज मैंने दिशांक को सब कुछ बताने का फैसला किया है। मैं उसे बताऊंगी कि मैं उससे प्यार करती हूं। भले ही पापा नाराज हों, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आशा है वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। और उसके बाद कुछ नहीं। डायरी यहीं खत्म हो गई थी। दिशांक का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अब समझ आ रहा था, उसकी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ हुई थी। उसे रूही के बारे में सब कुछ भुला दिया गया था और अब रूही की आत्मा वापस आ गई थी। वह डायरी लेकर तेजी से अपने घर की ओर भागा। उसे दादाजी से सच्चाई जाननी थी। उसे पता चलना था कि आखिर रूही के साथ क्या हुआ था और यह भी जानना था कि चित्रा का इस सब में क्या रोल था। पर उसे नहीं पता था कि रूही की आत्मा अब उसके बहुत करीब थी।
और वह उसे त्रिलोक आश्रम ले जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी। अगर वह वहां पहुंच गया तो फिर शायद ही कुछ बच पाए। दिशांक सीधे अपने घर पहुंचा। उसके हाथ में वह लाल डायरी एक जलते हुए अंगारे की तरह थी। दरवाजा खुलते ही उसकी नजर दादाजी और शास्त्री जी पर पड़ी, जो गंभीर मुद्रा में बैठे बातचीत कर रहे थे। दादू, ये क्या है? ये रूही कौन है? दिशांक ने डायरी हवा में लहराते हुए गुस्से में पूछा। दादाजी और शास्त्री जी की नजरें मिलीं। एक भारी सन्नाटा छा गया। बेटा बैठ जाओ, दादाजी ने थकी हुई आवाज में कहा। नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मुझे याद आ रहा है 20 दिन, वो 20 दिन जो मेरी याददाश्त से गायब थे। रूही, मैं उसे जानता था ना। हम करीब थे ना। दिशांक की आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों थे। शास्त्री जी ने गहरी सांस ली। दिशांक, तुम्हारी याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तुम्हें भुला दिया गया था। किसने किया? क्यों किया? दिशांक चिल्लाया। रूही के पिता चौहान ने, दादाजी ने दुखी स्वर में कहा। वो नहीं चाहते थे कि तुम दोनों साथ रहो। उन्होंने तुम्हें डराया, धमकाया, पैसे ऑफर किए, पर तुम नहीं माने। फिर उन्होंने एक डॉक्टर की मदद से तुम्हें इंजेक्शन दिया, जिससे तुम भूल गए। दिशांक स्तब्ध रह गया। पर रूही, उसके साथ क्या हुआ? शास्त्री जी की आंखें नम हो गईं। बेटा, रूही आज इस दुनिया में नहीं है। जब उसे पता चला कि तुम उसे भूल गए हो, वो सहन नहीं कर पाई। शादी टूटने के 3 दिन बाद उसने आत्महत्या कर ली, और उसका जिम्मेदार उसका बाप है। यह सुनते ही दिशांक के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोफे पर गिर पड़ा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसे भूल गया। मैं उसे याद नहीं कर पाया जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। बेटा, यह तुम्हारी गलती नहीं थी, दादाजी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। पर अब वो मेरे सपनों में आ रही है। वो मुझे किसी त्रिलोक आश्रम ले जाना चाहती है। क्यों? शास्त्री जी गंभीर हो गए। क्योंकि वहां चित्रा है। रूही की आत्मा चित्रा के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो चित्रा की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, और रूही की आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाएगी कि वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ बांध लेगी। नहीं, दिशांक उछलकर खड़ा हो गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे चित्रा को बचाना है। पर बेटा, दादाजी ने चिंतित स्वर में कहा, अगर तुम वहां गए तो रूही तुम्हारे दिमाग पर पूरी तरह कब्जा कर लेगी। तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। मुझे कोई चारा नहीं है दादू। मैं चित्रा को मरने नहीं दे सकता। वो मासूम है, उसने कुछ नहीं किया। दिशांक की आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। मुझे जाना ही होगा। शास्त्री जी ने एक ताबीज निकाला। ले लो इसे, यह तुम्हें कुछ हद तक सुरक्षा देगा। पर याद रखना, रूही की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। दिशांक ने ताबीज लिया और बिना एक शब्द कहे दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, दादाजी ने कहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं दादू, यह खतरनाक है। रूही मेरी बेटी जैसी थी। अगर उसकी आत्मा को शांति दिलाने का कोई तरीका है तो मुझे कोशिश करनी ही होगी। शास्त्री जी ने सिर हिलाया। ठीक है, पर तुरंत चलना होगा। समय कम है। त्रिलोक आश्रम का रास्ता कार में सन्नाटा छाया हुआ था। दिशांक गाड़ी चला रहा था। उसका दिमाग अतीत और वर्तमान के बीच झूल रहा था। रूही की यादें अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका प्यार, और साथ ही था एक गहरा अपराध बोध, क्योंकि वह उसे भूल गया था। दादू, दिशांक ने धीमी आवाज में कहा। मैं उसे प्यार करता था ना? दादाजी ने दुख भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। हाँ बेटा, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रूही बहुत अच्छी लड़की थी। तो फिर आपने ये रिश्ता क्यों तोड़ा? आपने मुझे क्यों रोका? दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। चौहान ने मुझे डरा दिया था। उसने कहा था कि अगर रूही की शादी तुमसे हुई तो वो मर जाएगी। उसकी कुंडली ऐसी है। मैं उसकी जान लेना नहीं चाहता था। दिशांक ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया, और आखिर में वह वैसे ही मर गई, क्योंकि मैं उसे भूल गया। बेटा, अपने आप को मत कोसो। यह हम सबकी नियति थी। अचानक कार का रेडियो अपने आप चल पड़ा। एक पुराना गाना बज रहा था, वही गाना जो रूही को सबसे ज्यादा पसंद था। दिशांक की सांसें अटक गईं। दादाजी ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर वह बंद नहीं हुआ। गाना और जोर से बजने लगा। ये रूही है, दादाजी ने डरे हुए स्वर में कहा। वो हमें बता रही है कि वो यहां है। दिशांक ने कार की स्पीड बढ़ा दी। मैं जल्दी से जल्दी आश्रम पहुंचना चाहता हूं।
त्रिलोक आश्रम आश्रम एक पहाड़ी की तलहटी में बना हुआ था, घने जंगलों से घिरा हुआ। पुरानी इमारतें और मंदिर एक रहस्यमयी आभा से घिरे हुए थे। जैसे ही उनकी कार आश्रम के गेट के पास रुकी, एक साधु वहां आया। आप लोग यहां क्यों आए हैं? साधु ने पूछा। हम चित्रा से मिलना चाहते हैं, दिशांक ने कहा। साधु की आंखें चौंधिया गईं। चित्रा? आप उस लड़की के बारे में कैसे जानते हैं? वो मेरी दोस्त है। मुझे पता चला है कि वो यहाँ है। साधु ने सिर हिलाया। वो यहाँ है, पर उसकी हालत ठीक नहीं है। उस पर एक बुरी आत्मा का साया है। हम उसकी मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या हम उसे देख सकते हैं? दादाजी ने पूछा। साधु ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। वह उन्हें आश्रम के अंदर ले गया। आश्रम के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था, जहां चित्रा एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वो कुछ बुदबुदा रही हो। दिशांक उसके पास गया। चित्रा, मैं हूं दिशांक। अचानक चित्रा की आंखें खुल गईं, पर वो आंखें चित्रा की नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक परिचित सी चमक। दिशांक, चित्रा के होंठों से एक धीमी भारी आवाज निकली। तुम आ गए? मैंने सोचा था तुम कभी नहीं आओगे। दिशांक की रूह कांप उठी। यह आवाज, यह रूही की आवाज थी। रूही, तुम हो ना? दिशांक ने कांपते हुए पूछा। चित्रा के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आई। हाँ प्रिय, मैं आ गई हूं। अब हम हमेशा के लिए साथ रह सकते हैं। दादाजी आगे बढ़े। रूही बेटी, यह गलत है। तुम्हें इस मासूम लड़की के शरीर को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दूं? क्यों? रूही की आवाज में गुस्सा था। जब तुमने मुझे छोड़ दिया था, जब दिशांक ने मुझे भुला दिया था, अब मैं क्यों छोड़ूं? दिशांक ने आगे बढ़कर कहा, रूही मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें भूल गया, ये मेरी गलती थी। पर चित्रा को मत मारो, वो तुम्हारी तरह ही मासूम है। मासूम? रूही जोर से हंसी। वो तुमसे शादी करने वाली थी, मेरी जगह लेने वाली थी। पर मैं तुमसे प्यार करता था रूही। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं, पर यह तरीका गलत है। अचानक चित्रा का शरीर जोर से कांपने लगा। उसकी आंखें दो अलग अलग भावनाओं को दिखा रही थीं। एक तरफ रूही का गुस्सा, दूसरी तरफ चित्रा का डर। दिशांक, मदद करो। चित्रा की अपनी आवाज में एक कराह निकली। रूही, रुक जाओ। दिशांक ने कमर से ताबीज निकाला और चित्रा की ओर बढ़ा, पर तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। ताबीज उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। तुम सोचते हो यह ताबीज मुझे रोक सकता है? रूही की आवाज गर्जना में बदल गई। मैं इतनी शक्तिशाली हो चुकी हूं कि कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। चित्रा का शरीर हवा में उठने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं। दिशांक, तुम मेरे हो, हमेशा के लिए मेरे हो, और आज इसी कमरे में हम फिर से एक हो जाएंगे। दिशांक और दादाजी बेबस होकर देखते रहे। रूही की आत्मा अब पूरी तरह से चित्रा के शरीर पर 100% अधिकार कर लिया, कब्जा कर रही थी, और अब कोई नहीं जानता था कि आखिर इसका अंत कैसे होगा। चित्रा का शरीर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। कमरे का तापमान अचानक हिमांक बिंदु से नीचे गिर गया था और हवा में एक डरावना सन्नाटा छा गया था। रूही, रुक जाओ। दादाजी ने आगे बढ़कर कहा। उनकी आवाज में दर्द और अपील थी। यह तुम नहीं हो बेटी, तुम इतनी क्रूर कभी नहीं थी। तुम्हें क्या पता मैं कैसी थी? रूही की आवाज चित्रा के मुंह से निकली, एक कर्कश और विकृत स्वर में। तुमने तो मुझे जाना ही नहीं। तुमने तो बस अपने पिता की बात मान ली और मेरे प्यार को कुचल दिया। दिशांक ने जमीन से ताबीज उठाया और आगे बढ़ा। रूही, मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हें शांति दिलाऊंगा, पर पहले चित्रा को छोड़ दो। शांति? रूही जोर से हंसी, एक ऐसी हंसी जो कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। मैं शांति नहीं चाहती दिशांक, मैं तुम्हें चाहती हूं, हमेशा के लिए। अचानक चित्रा का शरीर जोर से झटका सा गया। उसके चेहरे के भाव तेजी से बदलने लगे। एक पल गुस्सा, दूसरे पल भय, तीसरे पल विरह की पीड़ा। दिशांक, बचाओ। चित्रा की अपनी आवाज एक क्षण के लिए सुनाई दी, फिर डूब गई। नहीं, चुप रहो। रूही की आवाज वापस गर्जना में बदल गई। दिशांक ने देखा कि चित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वे आंसू जमकर बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो रहे थे। उसने महसूस किया कि रूही की आत्मा अभी पूरी तरह से चित्रा के शरीर पर काबिज नहीं हो पाई थी।
चित्रा की अपनी आत्मा अभी भी लड़ रही थी। दादू, दिशांक ने फुसफुसाया, चित्रा अभी भी अंदर है, वो लड़ रही है। दादाजी ने ताबीज की ओर देखा। ताबीज काम नहीं कर रहा, हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और शास्त्री जी अंदर आए। उनके हाथ में एक प्राचीन यंत्र था। रूही, तुम्हें यह पाप रोकना होगा। तुम? रूही ने घूर कर देखा। तुम वही साधु हो जिसने मुझे यंत्र में कैद किया था। तुम मुझे नहीं रोक सकते। शास्त्री जी ने यंत्र को ऊंचा उठाया। मैंने तुम्हें शांति देनी चाहिए थी रूही, पर तुमने शांति को ठुकरा दिया। शांति किसे चाहिए? रूही चिल्लाई। मुझे तो बस प्यार चाहिए, वो प्यार जो मुझसे छीन लिया गया। दिशांक ने अचानक एक रास्ता देखा। वह धीरे से चित्रा के पास गया, ताबीज को अपने माथे से लगाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने रूही को याद किया, उन पलों को याद किया जब वे सच्चे प्यार में थे। रूही, उसने कोमल स्वर में कहा, मुझे याद है, मुझे वो सब कुछ याद है जो हमने साथ बिताया था। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा प्यार। चित्रा का शरीर हवा में हिलने लगा। रूही की आवाज में अब संदेह था। तुम्हें याद है? हाँ रूही, मुझे याद है कि तुम्हें आइसक्रीम कितनी पसंद थी। मुझे याद है कि तुम हमेशा कहती थी कि बारिश में नाचना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है। चित्रा की आंखों की कालिमा में हल्की सी झिलमिलाहट हुई। तुम्हें सच में याद है? हाँ प्रिय, और मुझे याद है वो शाम जब तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैंने कहा था कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। चित्रा का शरीर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। रूही की आवाज में अब गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। पर तुमने तो छोड़ दिया, तुम मुझे भूल गए। मैं नहीं भूला रूही, मेरे दिमाग से यादें छीन ली गईं, पर मेरे दिल से नहीं। दिशांक ने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर चढ़ाई जहां एक छोटा सा टैटू था, आर अक्षर। मैंने तुम्हारी याद में यह बनवाया था। चित्रा की आंखों से आंसुओं की एक धारा बह निकली। दिशांक, मैं तुम्हें मिस करती हूं। शास्त्री जी ने यंत्र को ऊंचा उठाया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। एक चमकदार रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया। नहीं, रूही चिल्लाई, मैं नहीं जाऊंगी। पर तभी एक अजीब घटना हुई। चित्रा का शरीर जोर से कांपा और फिर अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो जमीन पर गिर पड़ी। दिशांक और दादाजी ने उसे संभाला। चित्रा? दिशांक ने पुकारा। चित्रा की आंखें धीरे धीरे खुली। इस बार वो सामान्य थी, डरी हुई पर सामान्य। दिशांक, क्या हुआ? मैं कहाँ हूं? शास्त्री जी ने राहत की सांस ली। लगता है रूही की आत्मा चली गई है। दादाजी ने चित्रा के चेहरे को देखा। बेटी, तुम ठीक हो ना? चित्रा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, बस थोड़ा चक्कर सा आ रहा है। पर दिशांक ने एक अजीब सी बात नोटिस की। जब चित्रा ने हाँ कहा तो उसके होंठों पर एक बहुत हल्की सी मुस्कान थी, वैसी ही मुस्कान जो रूही की हुआ करती थी। पर वो इतनी जल्दी गायब हो गई कि दिशांक ने सोचा शायद उसकी नजरों का धोखा है। चलो, शास्त्री जी ने कहा, हमें यहां से जल्दी जाना चाहिए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, चित्रा ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक आई और चली गई। एक ऐसी चमक जो किसी और की थी। रास्ते में चित्रा ने अचानक दिशांक से पूछा, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? दिशांक चौंका। क्या? चित्रा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अचानक याद आया। पर दिशांक के दिल में एक शंका पैदा हो गई। क्या सच में रूही चली गई थी, या वो चित्रा के अंदर ही छुप गई थी, इंतजार कर रही थी सही मौके का? उस रात जब सब सो रहे थे, चित्रा की आंखें अचानक खुल गईं। अंधेरे में वो आंखें एक अजीब सी चमक के साथ चमक रही थीं। उसके होंठों पर वो मुस्कान थी जो दिशांक को इतनी परिचित लगती थी। सो जाओ प्रिया, चित्रा के होंठों से रूही की आवाज निकली, बस इतनी धीमी कि कोई सुन नहीं सकता था। अब मैं तुम्हारे सबसे करीब हूं और इस बार कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। और चित्रा की आंखें फिर से बंद हो गईं, पर उसके चेहरे पर वो रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। रूही की आत्मा शांत नहीं हुई थी, वो बस और गहराई में छुप गई थी, अपने समय का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह दिशांक की आंखें खुली तो एक अजीब सी महक उनके नथुनों में समा रही थी। यह वही खुशबू थी जो रूही के हाथों से बने खाने में आती थी। हल्दी, धनिया और एक खास सी मसालेदार महक। वह उठकर किचन की ओर गया। वहां चित्रा ने स्नान करके तैयार होकर नाश्ता तैयार किया हुआ था।
उसने हल्के गुलाबी रंग की सलवार सूट पहनी हुई थी, जो रूही का पसंदीदा रंग हुआ करता था। गुड मॉर्निंग दिशांक, चित्रा ने मीठी सी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो पहले कभी नहीं थी। गुड मॉर्निंग, तुमने नाश्ता बनाया? दिशांक ने हैरानी से पूछा। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए पोहा बनाया है, वैसा ही जैसा। चित्रा ने अचानक रुककर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मतलब वैसा ही जैसा मैंने टीवी पर देखा था। दिशांक ने पोहा खाया। स्वाद इतना परिचित था कि उसका दिल धक से रह गया। यह बिल्कुल वैसा ही स्वाद था जैसा रूही बनाया करती थी। थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, और उसमें किशमिश और मूंगफली का सही बैलेंस। कैसा लगा? चित्रा ने पूछा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बहुत बहुत अच्छा, दिशांक ने कहा, पर उसके मन में शंका का बीज पड़ चुका था। पूरा दिन चित्रा एक अजीब रोमांटिक मूड में रही। वह हर पल दिशांक के करीब रहना चाहती थी। उसकी हर बात में प्यार घुला हुआ था, हर इशारे में एक गहरा लगाव था। दोपहर को जब दिशांक किताब पढ़ रहा था, चित्रा पीछे से आकर उसके गले लग गई। तुम्हें पता है दिशांक, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। दिशांक ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं चित्रा। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ रहना है, चित्रा ने कहा, और उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद थी। हमेशा के लिए, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। शाम को जब वे टहलने गए, चित्रा ने अचानक बारिश में नाचना शुरू कर दिया। आओ ना दिशांक, बारिश में नाचना कितना मजेदार है। ये देखकर दिशांक का दिल फिर धक से रह गया। बारिश में नाचना, यह तो रूही का पसंदीदा शगल था। रात को जब वे सोने के लिए गए, चित्रा ने दिशांक को और करीब खींचा। दिशांक, आज रात। उसकी आंखों में एक तीव्र इच्छा थी। दिशांक ने उसे चूमा और वह पल जादुई था। चित्रा का हर स्पर्श, हर चुंबन इतना भावपूर्ण था कि दिशांक खुद को रोक नहीं पाया। उस रात उनके बीच एक गहरा शारीरिक संबंध बना। अगले कुछ दिन इसी तरह बीते। चित्रा हर समय रोमांटिक मूड में रहती। वह हर पल दिशांक के साथ रहना चाहती, हर पल उसका स्पर्श चाहती। शुरू में दिशांक को यह अच्छा लगा। उसे लगा कि चित्रा उससे सच्चा प्यार करती है, पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। एक हफ्ते बाद दिशांक ऑफिस से थका हुआ लौटा। वह सिर्फ आराम करना चाहता था, पर चित्रा ने उसे दरवाजे पर ही गले लगा लिया। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, उसने कहा, और उसकी आंखों में वही तीव्र इच्छा थी। चित्रा, मैं थोड़ा थका हुआ हूं, दिशांक ने कहा। पर मुझे तुम चाहिए, चित्रा ने जिद की, और उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। रात को जब दिशांक सोना चाहता था, चित्रा फिर से उसे छूने लगी। सोने से पहले एक बार? दिशांक ने मना किया। नहीं चित्रा, कल सुबह जल्दी उठना है। अचानक चित्रा का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए क्रोध की चिंगारी दिखाई दी। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस थका हुआ हूं। रूही के साथ भी तुम ऐसा ही करते थे? चित्रा ने अचानक पूछा। दिशांक सन्न रह गया। तुम्हें कैसे पता रूही के बारे में? चित्रा ने तुरंत अपने आप को संभाला। मतलब वो जो तुम्हारी पुरानी, मैंने दादाजी से सुना था। पर दिशांक की शंका और गहरी हो गई। किसी ने चित्रा को रूही के बारे में नहीं बताया था। अगले कुछ दिनों में चित्रा का व्यवहार और भी तीव्र हो गया। वह हर समय करीबी चाहती थी, सुबह, दोपहर, शाम, रात। अगर दिशांक मना करता तो वह चिड़चिड़ी और उदास हो जाती। एक रात दिशांक ने चित्रा को बाथरूम में बात करते सुना। वह किसी से बात कर रही थी, पर वहां कोई नहीं था। हाँ, मैं समझ गई, उसे और करीब लाना है, हमेशा के लिए बांधना है। दिशांक ने धीरे से पूछा। चित्रा, तुम किससे बात कर रही हो? चित्रा तेजी से मुड़ी। उसकी आंखें एक पल के लिए पूरी तरह काली दिखाई दी, फिर सामान्य हो गई। कुछ नहीं, बस गाना गा रही थी। पर दिशांक को अब पक्का यकीन हो गया था। रूही की आत्मा चली नहीं थी, वो चित्रा के अंदर ही थी और धीरे धीरे उस पर कब्जा कर रही थी। उस रात जब चित्रा सो रही थी, दिशांक ने उसके बैग की तलाशी ली। उसे एक छोटी सी डायरी मिली जिस पर लिखा था, मेरी नई जिंदगी। उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, आखिरकार मैं उसके सबसे करीब हूं। हर पल, हर सांस में वो मेरे स्पर्श से मेरा हो रहा है। जल्दी ही हम एक हो जाएंगे, हमेशा के लिए। दिशांक की रूह कांप उठी। यह रूही की ही लिखावट थी। वो चित्रा के शरीर के जरिए उसे अपना बनाना चाहती थी। अचानक उसे पीछे से आवाज आई, पढ़ रहे हो मेरी डायरी? दिशांक मुड़ा। चित्रा खड़ी थी,
पर उसकी आंखों में वो चमक थी जो रूही की हुआ करती थी। रूही, तुम हो ना? दिशांक ने कांपते हुए पूछा। चित्रा के होंठों पर वो परिचित मुस्कान खिली। हाँ प्रिय, मैं कहीं नहीं गई, मैं तो बस और करीब आ गई हूं। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हम एक होंगे हमेशा के लिए। और उसने दिशांक की ओर बढ़ते हुए अपने हाथ बढ़ाए। डायरी हाथ में लिए दिशांक पीछे हट गया। चित्रा, या अब रूही, उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक थी। दूर रहो रूही, दिशांक ने कठोर स्वर में कहा। यह गलत है, तुम चित्रा के शरीर को छोड़ दो। रूही ने एक मधुर हंसी हंसी। छोड़ दूं? अब जबकि मैं इतने करीब आ चुकी हूं, तुम्हारी गर्मी महसूस कर सकती हूं, तुम्हारी धड़कनें सुन सकती हूं। नहीं प्रिय, अब तो बस शुरुआत है। उसने दिशांक के करीब आकर उसके हाथ से डायरी ले ली। हैरानी की बात थी कि चित्रा के पतले दुबले शरीर में अब एक अविश्वसनीय आकर्षण आ गया था। उसने दिशांक का हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियों में एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। छोड़ दो मुझे, दिशांक ने छुड़ाने की कोशिश की, पर उसका हाथ रूही की पकड़ में कैद था। क्यों छोड़ूं? रूही ने उसके कान में फुसफुसाया। उसकी सांसें गर्म और मधुर थीं। तुम तो मेरे हो, हमेशा से मेरे थे, बस अब तुम्हें यह याद दिलाना बाकी है। उसने दिशांक के होंठों पर कोमलता से अपने होंठ रख दिए। यह किस स्नेह और जुनून से भरा हुआ था। दिशांक ने विरोध करने की कोशिश की, पर रूही की पकड़ मजबूत थी। रुक जाओ, दिशांक ने उसे हल्का सा धक्का देते हुए कहा। यह सही नहीं है, यह रेप है। रेप? रूही मुस्कुराई। तुम मुझसे प्यार करते हो दिशांक, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, सब मेरा है। मैं सिर्फ वापस ले रही हूं जो मेरा हक है। उसने दिशांक के कपड़ों को संभालते हुए उसे बिस्तर की ओर ले जाना चाहा। दिशांक ने जोरदार संघर्ष किया, पर रूही की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। वह उसे बिस्तर पर लिटाने में सफल हो गई। देखो प्रिय, रूही ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा। उसकी आंखों में एक गहरा प्यार था। हम एक हैं। तुम्हारा शरीर मेरे लिए ही बना है, तुम्हारी हर सांस मेरे लिए है। दिशांक ने अपनी आखिरी ताकत से उसे पलटने की कोशिश की, पर रूही ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। ऐसा नहीं है कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हारी आंखों में चाहत देख सकती हूं। यह सच था। दिशांक के अपने शरीर ने उसके साथ विश्वासघात किया था। रूही का स्पर्श भले ही जबरदस्ती हो, पर उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। रूही के होंठ फिर से उसके होंठों से मिले। यह किस और भी गहरा और भावपूर्ण था। बस झुक जाओ प्रिय, रूही ने फुसफुसाया, और महसूस करो कि तुम हमेशा मेरे कैसे रहे हो। उस रात दिशांक के लिए एक भावनात्मक उथल पुथल भरी रात बन गई। रूही ने उसके शरीर का हर इंच अपने प्यार से छू लिया। हर स्पर्श के साथ यह याद दिलाती रही कि वह उसकी है, हमेशा के लिए। दिशांक ने अपनी आंखें बंद कर ली। कोशिश की कि वह कहीं और चला जाए, अपने दिमाग में, अपनी यादों में कहीं। जब सब खत्म हुआ, रूही ने उसे गले लगा लिया। दिशांक उठना चाहता था, पर उसका शरीर थकावट और भावनाओं से भरा हुआ था। कमरे में वापस आकर उसने देखा, चित्रा का शरीर शांति से सो रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर दिशांक जानता था कि अंदर कौन छुपा हुआ है। अगली सुबह चित्रा ने फिर वही मीठी आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग प्रिय। दिशांक ने उसे गंभीरता से देखते हुए कहा, उसके साथ मत खेलो रूही, मैं जानता हूं कि तुम हो। चित्रा के चेहरे पर एक पल के लिए वही तीव्र मुस्कान आई, फिर गायब हो गई। प्रिय, तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तो चित्रा हूं। झूठ मत बोलो, दिशांक ने कहा। कल रात तुमने? कल रात? चित्रा ने मासूमियत भरी नजरों से देखा। कल रात तो हमने रोमांटिक डिनर किया था ना, तुम्हें याद नहीं? दिशांक हैरान रह गया। क्या वह सच में भूल गया था, या रूही उसकी याददाश्त के साथ भी खेल रही थी? पूरे दिन चित्रा ने फिर से वही कोशिशें शुरू कर दी। हर छूने, हर किस में वही जुनून छुपा हुआ था। दिशांक ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, पर रूही ने हर बार उसे प्यार से खींच लिया। शाम को जब दादाजी घर आए, दिशांक ने उन्हें सब कुछ बताने का फैसला किया, पर जैसे ही वह बोलने लगा, चित्रा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक विनम्र अनुरोध था। अगर तुमने कुछ कहा तो। रात में जब दादाजी सो गए, रूही फिर से आई। इस बार वह और भी ज्यादा प्यार से भरी हुई थी। तुम दादाजी को बताना चाहते थे? उसने दिशांक के करीब आकर कहा। यह अच्छी बात नहीं थी प्रिय, छोड़ दो मुझे रूही, यह प्यार नहीं है, यह पागलपन है। प्यार हमेशा पागलपन जैसा ही होता है, रूही ने कहा।
उसकी आंखों में अनंत प्रेम था। और मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी कि तुम कभी भूल नहीं पाओगे। उस रात फिर वही जुनूनी मुलाकात दोहराई गई। इस बार रूही और भी कोमल थी। हर स्पर्श में प्यार था, हर किस में जुनून। दिशांक ने खुद को मानसिक रूप से और अलग कर लिया। वह जानता था कि शारीरिक रूप से वह रूही के प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता। अगली सुबह दिशांक ने फैसला किया, उसे शास्त्री जी के पास जाना होगा। पर जैसे ही वह तैयार होकर बाहर निकलने लगा, चित्रा ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो प्रिय? उसने मीठी आवाज में पूछा, पर उसकी आंखों में चिंता थी। बस थोड़ा घूमने। अच्छा, रूही ने उसके करीब आकर कहा। तो फिर मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, हमेशा के लिए। और उसने दिशांक का हाथ इस तरह पकड़ लिया जैसे वह उसे कभी छोड़ेगी ही नहीं। दिशांक को एहसास हुआ कि वह एक प्यार के पिंजरे में कैद हो चुका था, और उसकी कैद की चाबी एक मरे हुए प्यार के हाथों में थी, जो उसे अपने प्यार में जकड़े रखना चाहती थी, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो। सड़क पर बाइक तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। दिशांक पीछे बैठा था और आगे चित्रा, या वो जो अब चित्रा थी ही नहीं, रूही बाइक चला रही थी। उसके हाथों में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वो सालों से बाइक चला रही हो। रूही, धीरे चलाओ, दिशांक ने चिल्लाकर कहा। यह खतरनाक है। डर गए प्यारे? रूही ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डर? उसने स्पीड और बढ़ा दी। हवा में उनके बाल उड़ रहे थे और रूही की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो सड़क पर इस तरह बाइक मोड़ रही थी जैसे वो उसकी अपनी सड़क हो। अचानक सामने से एक बड़ा सा ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक के आगे त्रिलोक आश्रम लिखा हुआ था। दिशांक की सांसें अटक गईं। रूही, सावधान, उसने चिल्लाकर कहा। पर रूही ने ब्रेक नहीं लगाए। उल्टे उसने स्पीड और बढ़ा दी। उसकी आंखों में अब गुस्सा भर चुका था। ये त्रिलोक आश्रम वाले फिर आ गए, रूही ने गुस्से में कहा। ये मुझे फिर से कैद करना चाहते हैं। दिशांक ने जबरदस्ती ब्रेक लगाए। बाइक रुकी और दोनों उतर गए। ट्रक भी रुक गया और उसमें से एक पुजारी उतरा। उसके हाथ में एक पुरानी कटोरी थी जिसमें कुछ पवित्र जल था। रूही, तुम्हें यहां रुकना होगा, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। रूही की आंखों में आग सी लग गई। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैंने आखिरकार उसे पा लिया है। ये तुम्हारा रास्ता नहीं है बेटी, पुजारी ने कहा। तुम्हें इस मासूम लड़की के शरीर को छोड़ना होगा। कभी नहीं, रूही चिल्लाई। तभी पुजारी ने कटोरी से जल छिड़का। जैसे ही पवित्र जल चित्रा के शरीर पर पड़ा, रूही को एक जोरदार झटका लगा। उसने चित्रा के शरीर को छोड़ दिया और तेजी से दिशांक के शरीर में घुस गई। दिशांक की आंखें अचानक काली पड़ गईं। उसके चेहरे के भाव बदल गए। अब वो रूही थी जो दिशांक के शरीर में थी। अब देखते हैं तुम मुझे कैसे रोकते हो, रूही ने दिशांक की आवाज में कहा। उसने बाइक पर छलांग लगाई और स्टार्ट की। बाइक ने एक जोरदार आवाज की और तेज रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। रूही ने बाइक को इस कदर नियंत्रित किया जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा हो। वो ट्रैफिक में स्लैलम की तरह भाग रही थी, हर गाड़ी को पार करते हुए। ट्रक भी उसके पीछे भागने लगा। सड़क पर एक अनोखा पीछा शुरू हो गया। रूही बाइक को लेकर छोटी छोटी गलियों में घुस जाती, फिर मुख्य सड़क पर आ जाती। उसकी आंखों में आजादी का एक जुनून था। एक मोड़ पर उसने बाइक को इतनी तेजी से मोड़ा कि वो एक तरफ झुक गई, पर रूही ने संभाल लिया। उसके होंठों पर एक जीत भरी मुस्कान थी। देखा दिशांक, वो अपने आप से बुदबुदाई, हम साथ में क्या क्या कर सकते हैं। पीछे ट्रक अब भी उसका पीछा कर रहा था। रूही ने स्पीड और बढ़ा दी। वो अब शहर की सीमा से बाहर निकल रही थी, खुले मैदान की ओर। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसे एक अजीब सी आजादी महसूस हो रही थी। अचानक सामने एक नदी दिखाई दी। रूही ने ब्रेक लगाए। बाइक रुकी और वो उतर गई। नदी का पानी शांत था और चांद की रोशनी में चमक रहा था। कितना सुंदर है, रूही ने दिशांक की आवाज में कहा। काश तुम देख सकते दिशांक, काश तुम समझ सकते कि हम साथ में कितना खूबसूरत जीवन जी सकते हैं। पीछे से ट्रक की आवाज आई। पुजारी और अन्य लोग उसकी ओर बढ़ रहे थे, पर रूही ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वो नदी के किनारे खड़ी थी और उसकी आंखों में एक नई योजना पनप रही थी। चलो दिशांक, उसने कहा, हमें एक नई शुरुआत करनी है और इस बार कोई हमें रोक नहीं पाएगा। उसने बाइक स्टार्ट की और नदी के किनारे किनारे चलने लगी। रात का अंधेरा और चांद की रोशनी और एक आत्मा जो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। नदी किनारे बाइक तेज रफ्तार से भाग रही थी। रूही, जो अब दिशांक के शरीर में थी, पीछे आ रहे ट्रक से बचने की कोशिश कर रही थी। पर अचानक सामने से एक और ट्रक आ गया, जिससे बाइक का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। अब कहां जाऊं?
रूही ने घबरा कर कहा। उसने बाइक पलटी और एक संकरी गली में घुस गई, पर वह एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां पहले से ही एक विशाल गोलाकार यंत्र बना हुआ था। यंत्र की परिधि पर मंत्र लिखे हुए थे और दिए जल रहे थे। अचानक चारों ओर तेज उजाला हुआ। पुजारी और कई साधु हाथ में मालाएं और मंत्र पुस्तकें लिए वहां खड़े थे। एक साधु ने हाथ में राख ली और रूही की ओर उछाल दी। आह! रूही चीखी जैसे ही राख दिशांक के शरीर पर पड़ी। एक चमकती हुई आकृति दिशांक के शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। वह रूही की आत्मा थी जो अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी, एक सुनहरी टिमटिमाती रोशनी जिसमें एक सुंदर युवती का आकार था। नहीं, मुझे वापस जाने दो! रूही की आत्मा चीखी। पुजारी ने तप शुरू कर दिया। मंत्रों की गूंज हवा में भर गई। रूही की आत्मा जोर जोर से कांपने लगी, मानो कोई उसे जबरदस्ती खींच रहा हो। बस रुक जाओ, मैं नहीं जाना चाहती। रूही रोई, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। दिशांक को होश आया। वह जमीन पर पड़ा था और उसने सब कुछ देखा। रूही की आत्मा की पीड़ा उसे छलनी कर रही थी। पुजारी ने मंत्र और तेज कर दिए। रूही की आत्मा चीखने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आजाद नहीं होना चाहती। वह इतनी जोर से चीखी कि दिशांक से रहा नहीं गया। वह उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, रुक जाओ, उसे और मत तड़पाओ। सब हैरान होकर दिशांक की ओर देखने लगे। दिशांक लड़खड़ाता हुआ पुजारी के पास पहुंचा। कृपया रुक जाइए, दिशांक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे जाने के लिए मजबूर मत कीजिए, पुजारी ने दुखी स्वर में कहा। बेटा, यही उसकी भलाई है। नहीं, दिशांक ने दृढ़ता से कहा। अगर वह मेरे साथ रहना चाहती है तो उसे रहने दो, मैं उसे स्वीकार करता हूं। हवा में तैरती रूही की आत्मा ने यह सुना। उसकी कंपन कम हो गई और वह धीरे धीरे दिशांक के पास आई। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? रूही की आवाज में आशा की एक किरण थी। दिशांक ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हां रूही, तुम मेरे साथ रह सकती हो, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। पुजारी ने चिंतित स्वर में कहा, बेटा, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर यह मेरी इच्छा है। दिशांक ने कहा, मैं जानता हूं कि यह सही नहीं है, पर मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहता। रूही की आत्मा ने कोमल रोशनी से दिशांक को घेर लिया। उसकी आवाज मधुर थी। धन्यवाद दिशांक, तुम्हें पता नहीं है कि इसका मतलब मेरे लिए क्या है। दिशांक ने रूही की ओर हाथ बढ़ाया, हालांकि वह उसे छू नहीं सकता था। तुम हमेशा मेरे साथ रह सकती हो रूही, पर वादा करो कि तुम चित्रा को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैं वादा करती हूं, रूही ने कहा। मैं बस तुम्हारे आसपास रहना चाहती हूं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती हूं। पुजारी ने हार मान ली। ठीक है बेटा, यह तुम्हारा फैसला है, पर याद रखना इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इतना कहते हुए पुजारी ने हाथ के इशारे से कुछ साधुओं को संकेत दिया। 2 साधु दिशांक को पकड़ने लगे, जबकि 3 अन्य साधु एक विशेष प्रकार का जाल लेकर रूही की ओर बढ़े। नहीं, छोड़ो मुझे, दिशांक छुड़ाने की कोशिश करने लगा, पर साधुओं की पकड़ मजबूत थी। वहीं रूही की आत्मा ने जाल देखा तो वह और जोर से चीखी, दिशांक, बचाओ मुझे, मैं फिर से कैद नहीं होना चाहती। एक साधु ने जाल हवा में उछाला। जाल अजीब चमकते धागों से बना था जो सीधे रूही की ओर बढ़ने लगा। रुक जाओ, कृपया रुक जाओ, दिशांक रोते हुए बोला। उसे कष्ट मत दो, वह बस प्यार चाहती है। पुजारी ने दुखी मन से कहा, कभी कभी प्यार ही सबसे बड़ा कष्ट बन जाता है बेटा। रुक जाओ, क्या तुम्हें दया नहीं आती? दिशांक गुस्से से चिल्लाया। पुजारी ने दुखी स्वर में कहा, बेटा, हम तो बस उसकी भलाई चाहते हैं, उसे मुक्ति चाहिए। मुक्ति? दिशांक का गुस्सा और बढ़ गया। उसे तड़पा तड़पा कर मारना भलाई है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? वह तो बस प्यार चाहती है। दिशांक ने पुजारी के सामने खड़े होकर कहा, आप लोग जाइए, मैं खुद समझदार हूं, मैं जानता हूं कि क्या सही है। उसे अब कोई नहीं तड़पाएगा। पुजारी ने देखा कि दिशांक की आंखों में सच्ची चिंता और दृढ़ संकल्प है। वह बोले, ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा, पर याद रखना, अगर कभी जरूरत पड़े तो हम तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। पुजारी और साधु चले गए। दिशांक ने रूही की ओर देखा, जो अब शांत हो चुकी थी और स्वतंत्र रूप से हवा में तैर रही थी। आजाद, रूही ने मधुर स्वर में कहा। आखिरकार मैं आजाद हूं, और तुम्हारे कारण, दिशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। अब चलो, हमें चित्रा के पास जाना है, वह अभी भी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में चित्रा बेड पर आंखें खोलकर बैठी थी। जैसे ही दिशांक कमरे में दाखिल हुआ, वह मुस्कुरा दी। दिशांक,
तुम ठीक हो? चित्रा ने खुशी से पूछा। हाँ, बिल्कुल ठीक हूं, दिशांक ने कहा। और तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं भी ठीक हूं, चित्रा बोली। बस कुछ याद नहीं आ रहा। आखिरी क्या हुआ था? दिशांक ने गहरी सांस ली। कुछ खास नहीं, बस एक दुर्घटना हो गई थी, पर अब सब ठीक है। चित्रा ने दिशांक का हाथ थाम लिया। दिशांक, हमारी शादी के बारे में क्या? क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? दिशांक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ चित्रा, हम फिर से कोशिश करेंगे। इस बार कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। हम अपनी शादी करेंगे। चित्रा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। क्या सच में? ओह दिशांक, यह सुनकर मैं बहुत खुश हूं। दिशांक ने चित्रा को गले लगा लिया, पर उसकी नजरें कमरे के कोने में तैरती हुई रूही की आत्मा पर थीं, जो मुस्कुरा रही थी और उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। हाँ, दिशांक ने खुद से कहा, इस बार सब कुछ सही होगा। रूही की आत्मा ने कोमल स्वर में कहा, तुम खुश रहो दिशांक, बस यही मेरी चाहत है। और इस तरह एक आत्मा को मुक्ति मिली, एक रिश्ते को नई शुरुआत मिली। और दिशांक ने सीखा कि प्यार कई रूपों में आता है, कभी जीवित के रूप में, कभी आत्मा के रूप में, पर हमेशा सच्चे रूप में। शादी का दिन आ गया था। दिशांक और चित्रा की शादी की सजावट पूरे शहर में चर्चा का विषय थी। दिशांक ने हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा था, फूलों की सजावट से लेकर खाने तक। शादी की रस्में पूरी हुईं। मंडप में चित्रा लाल रंग का लहंगा पहने बेहद खूबसूरत लग रही थी। दिशांक जब उसकी ओर बढ़ा तो उसने देखा कि चित्रा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, वही चमक जो कभी रूही के चेहरे पर हुआ करती थी। सुहाग रात, कमरे में मंद रोशनी थी। दिशांक ने चित्रा के करीब जाकर उसके हाथ थामे। तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो, दिशांक ने कहा। चित्रा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम बहुत हैंडसम। पर तभी दिशांक ने देखा कि चित्रा की आंखों में वही चमक और तेज हो गई। उसकी मुस्कुराहट में एक अलग ही मिठास थी। रूही, दिशांक ने धीरे से पूछा। चित्रा के होंठों से मधुर स्वर निकला। हाँ दिशांक, मैं लौट आई हूं, तुम्हारे पास हमेशा के लिए। दिशांक हैरान रह गया। पर पुजारियों ने तो। रूही मुस्कुराई। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। अब मैं चित्रा के शरीर में हमेशा के लिए रहूंगी। हम तीनों एक साथ रहेंगे। दिशांक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पर क्या यह सही है? चित्रा का क्या होगा? चित्रा भी यही चाहती है, रूही ने कहा। हम दोनों तुमसे प्यार करती हैं और अब हम एक होंगे। दिशांक ने उसे और करीब खींच लिया। उसने रूही के होंठों को अपने होंठों से छुआ। यह चुंबन कोमलता और जुनून से भरा हुआ था। रूही ने जवाब दिया। उसकी बाहें दिशांक के गले से लिपट गईं। दिशांक ने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटाया। रूही की आंखों में प्यार और जुनून था। जैसे जैसे दिशांक उसके करीब आता गया, रूही की सांसें तेज होती गईं। दिशांक, रूही ने फुसफुसाया, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। दिशांक ने उसके शरीर को छुआ। हर स्पर्श में सालों का दर्द और प्यार समाया हुआ था। रूही की चीखें कमरे में गूंजने लगीं। ये चीखें आनंद और प्यार की थीं। 1 साल बाद एक सुबह दिशांक और चित्रा, जिसमें अब रूही भी थी, के घर एक खूबसूरत बेटी का जन्म हुआ। जब दिशांक ने नवजात बच्ची को गोद में लिया तो उसने देखा कि बच्ची की आंखों में वही चमक थी जो रूही की आंखों में हुआ करती थी। बच्ची ने मुस्कुराते हुए दिशांक की ओर देखा। दिशांक की आंखों में आंसू आ गए। रूही, वह बुदबुदाया। चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, वह वापस आ गई है, हमारी बेटी के रूप में। दिशांक ने बच्ची को चूमा। उसे एहसास हुआ कि प्यार कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदलकर वापस आ जाता है। और इस तरह तीनों की आत्माएं एक नए रिश्ते में बंध गईं। एक ऐसा रिश्ता जो जन्म जन्मांतर तक चलेगा। दिशांक, चित्रा और रूही अब हमेशा के लिए एक परिवार। कुछ महीने बाद एक शाम जब दिशांक अखबार पढ़ रहा था, उसकी नजर एक खबर पर अटक गई। बड़े बिजनेसमैन राजेश चौहान को उनके ही बिजनेस पार्टनर्स ने ठग लिया। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर। दिशांक ने मुस्कुराते हुए अखबार नीचे रख दिया। उसे लगा जैसे न्याय का पहिया घूम चुका था। उसी रात उसे सपना आया जिसमें रूही की आत्मा ने उसे दिखाया कि कैसे चौहान की सारी बुराई उस पर वापस लौट रही थी। अगले कुछ महीनों में चौहान की हालत और बिगड़ती गई। उसकी कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई। पत्नी ने तलाक ले लिया और अंततः उसे जेल हो गई, धोखाधड़ी के मामलों में। जब बेटी 6 महीने की हुई तो दिशांक और चित्रा ने उसका नामकरण समारोह रखा। परिवार के सभी सदस्य और दोस्त इकट्ठे हुए।
दादाजी ने बच्ची को गोद में उठाया और पूछा, इस बच्ची का क्या नाम रखोगे? दिशांक ने चित्रा की ओर देखा। चित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तय किया है कि इसका नाम आरूही रखेंगे। आ का मतलब जो वापस आई हो। सबकी आंखें भर आईं। दादाजी ने बच्ची को कसकर गले लगा लिया। 1 साल बाद आरूही का पहला जन्मदिन था। घर में खुशी का माहौल था। जब आरूही ने पहली बार चलना शुरू किया तो वह सीधी दिशांक की ओर चलकर गई और उसके गले लग गई। पापा! आरूही ने पहला शब्द बोला। दिशांक की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे रूही ने सचमुच उनके जीवन में वापस आकर उसे पूरा कर दिया हो। उस रात जब दिशांक और चित्रा सो रहे थे, दिशांक ने फिर से सपना देखा। इस बार रूही उसे एक दूसरे रूप में दिखाई दी, शांत, प्रसन्न और संतुष्ट। धन्यवाद दिशांक, रूही ने कहा। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी, प्यार, परिवार और एक नई शुरुआत। अब मैं सचमुच शांत हो सकती हूँ। दिशांक नींद में मुस्कुराया। जब वह सुबह उठा तो उसे पता था कि रूही अब सचमुच मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। और इस तरह दिशांक, चित्रा और आरूही तीनों ने एक नए सफर की शुरुआत की। एक ऐसा सफर जहां प्यार ने सभी सीमाओं को पार कर लिया था और एक परिवार ने साबित कर दिया कि प्यार की कोई सीमाएं नहीं होती।